गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई हो रही है? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे घर पर। और मैंने 2 वीडियो डाले थे, तो वीडियो के ज़रिए जो भी मैंने पढ़ाया शायद आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, तो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो में मैंने आपको, पहले वीडियो में तो रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है और रासायनिक समीकरण होता क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। इसके साथ ही वीडियो नंबर 2 जो भाग 2 था, उसमें मैंने आपको रासायनिक समीकरण का संतुलित करना समझाया था। ठीक है, पूरा डिटेल से समझाया था कि लेफ्ट हैंड साइड में अपकारक होते हैं, राइट हैंड साइड में उत्पाद होते हैं, दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो हमारा समीकरण संतुलित कहलाएगा। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, ज़्यादा होमवर्क नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में 4 क्वेश्चन थे, वो आपको लिखकर संतुलित करने थे, जिसमें कुछ बच्चों ने सही किया, मुझे आंसर सेंड किया था, लेकिन उसमें सबसे अच्छा मोहन का था। उसके सारे क्वेश्चन राइट थे। मोहन के लिए बेस्ट ऑफ लक और वेरी गुड, सभी लोग तालियां बजाएं। ओके, चलिए तो आज क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के चारों जो क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 6A में पहला क्वेश्चन लिखा है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है, जो भी कंपाउंड्स हैं, जो भी ये यौगिक हैं, उनके आपको नाम आने चाहिए, नाम बोलने में आने चाहिए, साथ में उनका सही सही सूत्र भी लिखना आना चाहिए, तभी आप समीकरण को सही से लिख पाएंगे और संतुलित कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6A में सबसे पहले HNO3 सभी को मालूम है क्या होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, प्लस इसकी क्रिया हम करा रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस चूने के पानी के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH होल ट्वाइस को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गिव्स आउट क्या बन रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O पानी निकलता है। ठीक, तो अभी क्या है, मैंने आपको बताया था LHS RHS वो आप करें, लेकिन अभी यहाँ पर मैं LHS RHS नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोग करें, प्रैक्टिस हो जाएगी, आप देख के ही फिर सीख जाएंगे ये सब चीज़। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, 2 इसके अंदर हैं, कोष्टक के ऊपर होल ट्वाइस लगा है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं, तो 2 और 1 3 हैं। जबकि RH साइड में आप आइए तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, ओनली 2 हैं, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब असंतुलित है, समीकरण हमारा असंतुलित है। ठीक है, तो हम उनको संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए NO3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, तो ये क्या है, नाइट्रेट है, और यहाँ पर NO3 सिंगल है, यहाँ पर 2 है। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम इसको संतुलित करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो NO3 कितने हो गए, यहाँ पर 2, NO3 कितने हो गए, 2 बराबर हो गया। Ca यहाँ पर कितना है, 1 है, Ca इसके साथ है, कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। अब OH को देख लेते हैं, OH यहाँ कितने हैं, 2 2 हैं, H यहाँ पर कितना है, 2 है। कहने का मतलब है 2H यहाँ से 2H यहाँ से 4H हो गए, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। यहाँ पर आइए, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हमको करने कितने हैं, 4 हाइड्रोजन करने हैं और 2 ऑक्सीजन। तो अगर हम 2 यहाँ लिख दें तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं। इस प्रकार से ये समीकरण हमारा संतुलित हो जाता है। अब हम LHS और RHS से कंपेयर करेंगे तो सारे दोनों ओर के परमाणु, तत्वों के परमाणु समान हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर B, इसमें क्या है, सोडियम NaOH है, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O यानी कि पानी। ठीक है, इसमें आप देखिए Na2, यहीं से आप समझ जाइए कि हमको Na यहाँ कितने लाने हैं, 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 का आगे गुणा, 2Na SO4 1 है, तो 2Na के साथ SO4 जुड़ गया, तो Na2SO4 बन गया। ठीक है, अब पानी H2 कितना है, यहाँ H2
एक एच ये है, एक एच ये है, 3 एच हैं और एक और सॉरी 2 का गुणा होगा अंदर, तो 2 एच यहाँ पे, 2 एच यहाँ पे, 4 एच हो गए। यहाँ कितने एच हैं? केवल 2 ही हैं। तो अगर हम इसके आगे 2 लिख देंगे तो 2 दूनी 4 एच यहाँ हो गए। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2 का गुणा अंदर होगा, ऑक्सीजन 2, तो इसका गुणा इसमें होगा तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2। इस प्रकार से ये समीकरण भी हमारा संतुलित हो जाएगा। ठीक है। सी में क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl, खाने का नमक जो हम लोग घरों में खाते हैं। इसकी क्रिया हो रही है सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3। क्या बन रहा है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। इसमें आप देखिए Na एक है, Cl एक है, Cl एक है, Ag एक है, Ag एक है, NO3 एक है, NO3। इस समीकरण में हमें कुछ भी नहीं करना है और ये समीकरण हमारा पूर्णतः संतुलित है। ठीक है बच्चों। अब लास्ट हमारा D, BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की क्रिया हो रही है बेरियम क्लोराइड के साथ। बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। अब इसमें हम देखते हैं क्या करना है हमको। सीधा सीधा आप आइए, यहाँ पर हाइड्रोजन आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं कि नहीं? तो क्या करना है? यहाँ पर 2 कर देना है, 2HCl। ठीक है। बाकी का आप देखिए Ba एक है, Ba एक है, SO4 एक है, SO4 एक है, Cl2, यहाँ पर कितना था? Cl 1 था लेकिन 2 लिख दिया तो 2 का गुणा अंदर होगा तो यहाँ भी Cl2 हो गया। हाइड्रोजन 2, 2H लिख दिया, हाइड्रोजन 2। समीकरण संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से ये चारों समीकरण हमारे संतुलित हो जाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या है कि हिंदी में लिखा है साहब। अब मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, आप लोग किताब से देख लेना। तो ए में दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सभी को मालूम है क्या होती है? CO2। ठीक है। बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए इसमें क्या है, केवल आपको सूत्र लिखने हैं और बाद में समीकरण को संतुलित करना। पहले सूत्र तो लिखना आना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। ठीक है। तो सभी को मालूम होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल, जल मतलब H2O। ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण। अब इसमें देखिए संतुलित है, Ca एक है, कोई बात नहीं। CO2 यहाँ कितना है? CO3, यानी कि 1 ऑक्सीजन यहाँ से आ गया तो CO3 हो गया। 1 ऑक्सीजन बचा, 2 हाइड्रोजन बचे तो H2O। समीकरण आपका हो गया। ठीक। B, ये बात समझ में आई ना? COH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स आउट CaCO3। कैल्शियम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गई और 1 ऑक्सीजन यहाँ से चला गया। यहाँ पर 2 का गुणा अंदर होगा तो 2 ऑक्सीजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन 1 ऑक्सीजन चला गया, कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो 1 यहाँ चला गया तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन बचा और हाइड्रोजन 2 बचे तो H2O बचा। ठीक है। तो ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। दूसरा है हमारा सेकंड नंबर पे जिंक। जिंक सभी को मालूम है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3 होता है। AgNO3 गिव्स आउट क्या बन रहा है भाई? इसमें बन रहा है जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या बन रहा है? सिल्वर। सिल्वर क्या होती है? चांदी, यानी कि Ag। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें हम देख सकते हैं। हाँ, इसमें संतुलित हमको करना होगा। कैसे करना होगा? यहाँ देखिए NO3 के 2 अणु हैं यहाँ पर, है कि नहीं है? NO3 कितने हैं? 2। यहाँ कितना है? 1 है। Ag 1 है, Ag 1 है, Zn 1 है, Zn केवल NO3 गड़बड़ कर रहा है। अब यहाँ पर 2 हैं तो हमें यहाँ करने पड़ेंगे 2 आगे लिखना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल। अब क्या होगा? जैसे ही आगे लिखा तो Ag भी यहाँ कितने हो गए? 2। यहाँ कितना Ag? 1। तो यहाँ पर भी हम करेंगे 2, यहाँ भी 2 लिख दिया। अब देखिए Zn 1 है, NO3 2 है, NO3 2 है, Ag 2 है, Ag 2 है। समीकरण हमारा संतुलित।
क्या बना, जिंक की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ होती है तो क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा समीकरण सी, इसमें क्या है, इसमें है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड क्या होता है, CuCl2, ये कॉपर क्लोराइड हो गया। बनने वाला पदार्थ है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस, और क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, Cu निकल रहा है। ठीक है, तो एल्युमिनियम की क्रिया जब कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, साथ में कॉपर अलग हो जाता है। ठीक, तो इस समीकरण में आप देखिए क्या है, यहाँ पर आप देखिए एल्युमिनियम एक है, एल्युमिनियम एक है, कॉपर यहाँ एक है, कॉपर यहाँ एक है, लेकिन Cl क्लोराइड यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 1 लिखोगे तो 1 से तो काम चलेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, 2 लिखोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यहाँ कितने 3, उससे काम नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और यहाँ पर करेंगे 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितने हो गए, 6, 3 दूनी 6 Cl हो गए कि नहीं। Cl यहाँ कितने हैं, 3, यहाँ हमको 6 लाने हैं, तो क्या करें हम, 2 अगर यहाँ लिख दें तो 2 तिया 6, तो 2 लिख देने से क्या होगा, Cl यहाँ पर 6 हो गए, यहाँ Cl कितने हो गए, 6 हो गए। Cu यहाँ कितने हैं, 3, यहाँ कितना है, 1, तो इसको शुद्ध करने के लिए हमें यहाँ 3 लिख देना पड़ेगा। अब आइए, अब क्या बचा हमारा, एल्युमिनियम बचा है, एल्युमिनियम कितने हैं, यहाँ 2, यहाँ कितना है, 1, तो यहाँ भी हम लिख देंगे 2। अब समीकरण हमारी पूर्णतया संतुलित हो गई। 2Al प्लस 3CuCl2 गिव्स आउट 2AlCl3 प्लस 3Cu। ठीक है, लास्ट डी समीकरण, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड की क्रिया हम करा रहे हैं, किससे, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 गिव्स आउट, बनने वाला पदार्थ बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl। ओके, ठीक है, Ba आपने देखा एक है, SO4 एक है, कोई दिक्कत नहीं। Cl कितने हैं, 2 हैं, यहाँ कितना है Cl 1, K कितने हैं, 2, K कितना है 1, क्या करना है, 2 आगे लिख देना है, तो यहाँ K भी 2 हो गए, पोटेशियम भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए, समीकरण हमारा संतुलित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे समीकरण हमारे संतुलित हो जाते हैं। आपको डिटेल में LHS RHS करके करना है, ध्यान से मैंने आपको डायरेक्ट बताया है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी इस प्रकार से ये कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। हाँ तो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं आपने सीख ली, उनको संतुलित करना सीखा। अब ये कितने प्रकार की हैं, ठीक है, तो आपकी किताब में ये मुख्यतः 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं बताई गई हैं जो क्रमानुसार हैं। नंबर 1 है आपकी संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन, तीसरे नंबर पर आती है विस्थापन अभिक्रिया, चौथे नंबर पर है द्विविस्थापन अभिक्रिया और 5वें नंबर लास्ट अपचयन एवं उपचयन या उपचयन एवं अपचयन, एक ही बात है, इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखो बच्चों, ये होता क्या है कि जो ये अभिक्रियाओं के प्रकार हैं ये अलग अलग क्यों हैं, अलग अलग इसलिए हैं कि सभी अभिक्रियाओं में अभिकारक भाग ले रहे हैं और उत्पाद बना रहे हैं, लेकिन हर रिएक्शन में एक जैसे अभिकारक क्रिया नहीं करते हैं, अलग अलग अभिकारक होते हैं और अलग अलग प्रकार से उत्पाद को बनाते हैं। तो होता क्या है, किसी अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक होते हैं, किसी अभिक्रिया में एक ही अभिकारक होता है, किसी अभिक्रिया में विस्थापन हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्हीं के अनुसार, जिस प्रकार से अभिक्रिया होती है उसी के अनुसार इनको नाम दिया गया है। ठीक है, आपको ये बात पहले से मालूम है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक भाग लेते हैं वही आपस में टूटकर दूसरे
तत्वों से जुड़कर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी उत्पाद बनेगा वो अभिकारक में उपस्थित तत्वों के मिलने से, टूटने से, जुड़ने से नए प्रकार का उत्पाद बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम है संयोजन, संयोजन का मतलब क्या है? जोड़ना। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि अभिकारक तो एक से अधिक होंगे लेकिन बनने वाला उत्पाद एक होगा। तो जब कभी ऐसी कोई अभिक्रिया हो जिसमें एक से अधिक अभिकारक हो, कहने का मतलब LHS साइड में एक से अधिक अभिकारक हो और RH साइड में जहां पर उत्पाद है वहां पर एक से एक ही उत्पाद हो, कहने का मतलब अभिकारक एक से अधिक और उत्पाद एक ही हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके भी हम उदाहरण भी आपको समझाएंगे। ठीक है, पहले भी आपको बता देते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल भी लेते हुए चलते हैं। तो नंबर फर्स्ट हमारी अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अगर हम पानी के साथ कराएं H2O तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना बनता है। साथ में इसमें इस जब ये अभिक्रिया होती तो साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। देख रहे हैं यहाँ पर अभिकारक दो हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है और क्या है? पानी है, H2O, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और एक उत्पाद बना रहे हैं, संयोजित कर रहे हैं। यानी कि दो चीजों से मिलकर एक उत्पाद बन रहा है, साथ में ऊष्मा निकल रही है। उत्पाद तो एक ही बन रहा है लेकिन ऊष्मा को तो हम देख नहीं सकते हैं। गर्मी होती है, आपने देखा होगा चूने को हम जब पानी में घोलते हैं तो क्या थोड़ा वो गर्म हो जाता है, तो वही चीज है, वही अभिक्रिया है। तो यहाँ पर दो अभिकारक से एक उत्पाद बन रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसका एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। एक और उदाहरण है, कार्बन की क्रिया अगर हम O2 गैस के साथ कराएं तो बनने वाली गैस बन जाती है CO2। यहाँ पर भी आप देखिए अभिकारक एक से अधिक हैं, दोनों से मिलकर एक उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब आप समझ गए होंगे, संयोजन अभिक्रिया में एक उत्पाद बनता है जबकि अभिकारकों की संख्या एक से अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? जैसा कि नाम है वियोजन, वियोजन का मतलब अपघटन, इसको हम बोल सकते हैं अपघटन। अपघटन का मतलब टूटना, अपघटित होना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में एक अभिकारक एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में आपने क्या देखा कि अभिकारक तो एक है लेकिन उत्पाद एक से अधिक बन रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरी अभिक्रिया, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। उदाहरण क्या होगा इसका? नंबर फर्स्ट, यदि हम चूने के पत्थर को गर्म करें, उसको ऊष्मा दें, चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको बोलते हैं चूने का पत्थर, और इसको हम क्या करें? गर्म करें, ये गर्म का चिन्ह होता है। ऊष्मा दें तो क्या होगा? ये दो चीजों में टूट जाता है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, साथ में CO2 गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉलिड है, इसको हमने गर्म किया। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है? सॉलिड है, और CO2 क्या है? गैस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभिकारक की संख्या एक है और बनने वाले उत्पाद की संख्या एक से अधिक। कहने का मतलब कि जब कभी एक अभिकारक
के टूटने से, अपघटित होने से, वियोजित होने से एक से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। एक बार आप दोबारा से सुन लें फिर से कि जब कभी एक अभिकारक के अपघटित होने से, वियोजित होने से, टूटने से एक से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो CaO प्लस CO2 गैस में दो चीजों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। इसके बाद नंबर तीसरी अभिक्रिया आपकी आ रही है। तीसरी अभिक्रिया में चलिए इसमें एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो, एक और एग्जांपल देखते हैं। फेरस सल्फेट का उदाहरण देख लेते हैं। फेरस सल्फेट क्या है? 2FeSO4। इसको हमने क्या किया? ऊष्मा दी, गर्म किया। ठीक है, कैसा है ये? सॉलिड होता है, फेरस सल्फेट है। ठीक है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या करता है? तीन चीजों में टूटता है। एक तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनाया, साथ में SO2 गैस, सल्फर ऑक्साइड मुक्त हो रही है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी मुक्त होती है। तो दो प्रकार की गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये आपका सॉलिड है। तो इसमें उदाहरण में आप देख सकते हैं कि FeSO4 को जब गर्म कर रहे हैं, फेरस सल्फेट को हम जब गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल और हम लेते हैं। यदि हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखें, ये एग्जांपल नंबर 2 ही का है। एग्जांपल दूसरी हमारी अभिक्रिया थी वियोजन अभिक्रिया, उसी का ये तीसरा एग्जांपल है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl को अगर हम रखें सूर्य के प्रकाश में, धूप में रखें, खुला रख दें तो क्या होगा? एक अभिक्रिया होगी और इसमें से Ag प्लस Cl जो गैस है, क्लोरीन गैस है, वो अलग हो जाती है। यानी कि AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर सिल्वर और क्लोराइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी अभिक्रिया हमारी। तीसरी अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। तीसरी अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से आप जान लेंगे कि विस्थापन करना, अलग करना। ठीक है, किसी को घर में से निकाल देना यानी कि विस्थापित कर देना। बोलते हैं ना, हम अपनी जमीन जायदाद से आपको विस्थापित करते हैं, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर होगी। बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम लिखा है Fe। क्या है ये? आयरन है। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 कॉपर सल्फेट। एक मान लीजिए लोहे की कील है Fe, इसकी अभिक्रिया हमने कराई कॉपर सल्फेट के विलयन में। क्या बना? FeSO4 प्लस Cu यहाँ से विस्थापित हो गया। देख रहे हैं आप, लोहे ने क्या किया? कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें कोई धातु या कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के विलयन या धातु के विलयन में से उसको विस्थापित कर दे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें हम Zn, जिंक की क्रिया अगर हम CuSO4 के साथ कराएं, CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन से कराएं, तो क्या हुआ? यहाँ पर भी वही हुआ। जिंक ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद विलयन में शामिल हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा, आपके स्कूल में प्रैक्टिकल कराया जाएगा
कि लोहे की कील को जब हम CuSO4 के विलयन में डालेंगे तो उस विलयन में से कॉपर निकलकर कॉपर अलग हो जाता है और लोहे की कील के ऊपर एक कॉपर का आवरण चढ़ जाता है। ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर दिया विलयन में से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कॉपर जो है वो Zn के द्वारा भी विस्थापित हो गया और आयरन के द्वारा भी विस्थापित हो गया। ठीक है, हाँ तो बच्चों दोनों अभिक्रियाओं में आप देख रहे हैं कि विस्थापन हो रहा है। अब ये हुआ कैसे? तो इसमें होता क्या है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है या जो अधिक क्रियाशील तत्व, मान लीजिए अब जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व से उसके यौगिक से उसको विस्थापित कर देता है। यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व आयरन है, लोहा है, कम क्रियाशील तत्व इसमें कॉपर है। ये एक यौगिक के कंपाउंड है, इसके यौगिक में से इसको Cu कम क्रियाशील है इसलिए Cu को यौगिक में से Cu को विस्थापित कर दिया। सेम यहाँ पर हो रहा है। जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो कहने का मतलब है जिंक हो गया आपका और आयरन हो गया, लेड हो गया, लेड का उदाहरण दिया किताब में, वो आप देख लें। और तो ये कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं, इसलिए ये कॉपर को उसके यौगिक के विलयन में से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, आगे के चैप्टर में जब हम धातुओं को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि जो रासायनिक जो सक्रियता श्रेणी है उसमें जो धातुएं ऊपर होती हैं वो अपने से नीचे की धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो याद करने के लिए देख सकते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम K, इसके बाद है सोडियम Na, इसके बाद है कैल्शियम Ca, इसके बाद है हमारी मैग्नीशियम Mg, इसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक Zn, आयरन Fe, फिर आपका लेड आ जाता है Pb, फिर हाइड्रोजन को भी रखा है इसमें, फिर आता है हमारा कॉपर। अब देखिए कॉपर कितना नीचे है, Fe से ऊपर है और Fe से ऊपर Zn है। कॉपर के बाद Hg, क्या होता है ये मरकरी, पारा जिसको बोलते हैं, और इसके नीचे होता है सिल्वर Ag, और सबसे नीचे होता है Au। देखिए सबसे जो सक्रियता श्रेणी है धातुओं की, सबसे ऊपर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड यानी कि हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये सक्रियता श्रेणी है। इसमें जो धातु ऊपर है वो अपने से नीचे वाले धातु के यौगिक से उसको विस्थापित कर देगी। इसीलिए Zn Cu से ऊपर है, Fe Cu से ऊपर है, लेड Cu से ऊपर है। इसलिए ये तीनों धातुएं Cu का कोई भी विलयन होगा उसमें से इसको विस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये आपको याद कर लें, ये आपको ऑल टाइम काम में आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल 3 ही अभिक्रिया हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लास्ट की 2 अभिक्रियाएं और पढ़ेंगे और उसके बाद चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। किताब से साथ साथ एक बार और ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ओके, टेक केयर।